नमस्कार, जी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पश्चिम एशिया संकट के बाद एलपीजी आपूर्ति को लेकर बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने हटाए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लगाए गए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध। घरेलू उपभोक्ताओं की एलपीजी उपलब्धता रहेगी सुरक्षित। वैश्विक संकटों के बीच भारत में निवेश की रफ्तार तेज। गूगल से अमेजन तक अरबों डॉलर निवेश की घोषणा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेजन के सीईओ ने भारत में 48 अरब डॉलर निवेश का किया ऐलान। वायुसेना को मिला स्वदेशी नेत्र AEWNC सिस्टम। डीआरडीओ ने सौंपा फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। हवाई निगरानी और बैटल मैनेजमेंट को मिलेगी मजबूती। 2017 में मिली थी प्रारंभिक परिचालन मंजूरी। अयोध्या में राम मंदिर दान गबन मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया यह कदम। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से हुई तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। भारत ने हर संभव सहायता का दिया भरोसा। भूकंप से मारे जाने वालों की संख्या हुई 164 से भी अधिक। हेडलाइंस के बाद खबर विस्तार से। 25 जून 1975, वो रात जब भारत सोया तो लोकतंत्र था, लेकिन जब सुबह हुई तो आजादी पर पहरा था। अखबारों की स्याही खामोश कर दी गई थी। विरोध की आवाजें सलाखों के पीछे भेज दी गई और संविधान को जंजीरों में बांध दिया गया। 21 महीनों तक देश ने एक ऐसा दौर देखा जिसने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की असली कीमत समझाई। आपातकाल लागू किए जाने वाली तिथि 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 51 वर्षों के बाद 1975 के आपातकाल को याद करना केवल इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की उस चेतावनी को समझना है कि स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहना कितना आवश्यक है। संविधान हत्या दिवस पर देश में क्या कुछ हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज से ठीक 51 साल पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये हमारे लोकतंत्र पर एक कलंक था। इमरजेंसी में सिर्फ संविधान की ही हत्या नहीं हुई, बल्कि निर्दोष भारतीयों पर असंख्य अत्याचार किए गए। आवाज उठाने वाले नेताओं, पत्रकारों को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। सत्ता के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने का पाप किया। 25-26 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपा गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में जुड़ गया। आपातकाल के दौरान नागरिकों के सभी मूल अधिकार खत्म कर दिए गए थे। राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेल में लोगों को पशुओं की तरह बंद कर दिया गया और विभत्स यातनाएं दी गईं। बीजेपी इस काले इतिहास को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन। संविधान हत्या दिवस पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार बचाने के लिए आपातकाल का दुरुपयोग किया गया था। तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी घटनाएं हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बेशर्म लोग हैं। These shameless people who are leading the Congress party showcase Constitution कि संविधान के हम रक्षक हैं, संविधान के भक्षक थे और आज भी हैं कांग्रेस पार्टी का माइंडसेट। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, जब आपातकाल लगाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया था, तो
तो वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाने का अपराध किया था। कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब इमरजेंसी लगी थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया था। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो भी किया वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के तहत किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जब श्रीमती इंदिरा गांधी की चुनाव को रद्द कर दिया गया तो देश में इमरजेंसी लगाने का अपराध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संविधान के इस काले अध्याय पर बीजेपी नेता गौरव बल्लभ ने कहा कि भारत के लोगों को, खासकर जेन जी अल्फा को ये याद रखना होगा कि 25 जून 1975 के दिन किस तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि उस वक्त कांग्रेस ने क्या क्या किया था, इसे बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। देश के समस्त, भले वो जेन जी हो या जेन अल्फा हो या जेन वाई हो, मिलेनियल्स हो, उन सबको ये याद रखना पड़ेगा कि देश में 1975 में एक ऐसी सरकार आई जिसने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म किया। 1975 में इमरजेंसी लगा, संविधान को ताक पर रख दिया। तो ये तो जनता को जानकारी होनी चाहिए कि विपक्ष ने क्या क्या किया है, उसकी जानकारी याद बार बार दिलाते रहना चाहिए। इस बीच संविधान हत्या दिवस के मौके पर एनसीईआरटी की तरफ से बड़ी खबर आई। एनसीईआरटी ने 9वीं के किताब में आपातकाल के चैप्टर को शामिल किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के क्लास 9 की किताब में आपातकाल पर सेक्शन शामिल करने पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये तो सही बात ना, एनसीईआरटी ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को, भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाया है। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। संविधान हत्या दिवस पर बीजेपी ने देश के कई राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। बिहार से लेकर हरियाणा तक ये कार्यक्रम देखने को मिले। इस मौके पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करने वाले लोगों को इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों को याद करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की राजधानी पटना में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने आपातकाल के दौर को लोकतंत्र पर बड़ा हमला बताया। उन्होंने कहा कि उस समय लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था और नागरिक अधिकारों को दबाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों लोगों को मजबूर किया गया। जेपी नड्डा ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलन को याद करते हुए कहा कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि उस समय वो मैट्रिक के छात्र थे और उस आंदोलन के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। 5 जून 1974 को मैं भी उसमें शामिल था, मैट्रिक का विद्यार्थी हुआ करता था, मुझे याद। जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और हम सब लोग यहां जितने बैठे हैं लोग, सब लोग यहां से उस समय की कपूर सरकार को बर्खास्त करने के लिए गवर्नर आर.डी. भंडारे को एक ज्ञापन देने के लिए गए थे। वो 5 जून 1974 और वो 18 मार्च 1974, ये दोनों दिन नींव के पत्थर साबित हुए इस आंदोलन को चलाने के लिए। ये हमको समझ है। जैसा कि आपने पहले की रिपोर्ट में देखा, एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सोशल साइंस की पुस्तक में 1975-77 के आपातकाल पर एक सेक्शन शामिल किया है, जिसमें मौलिक अधिकारों के निलंबन, प्रेस सेंसरशिप और नेताओं की गिरफ्तारी का उल्लेख है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि 25 जून 1975 का काला अध्याय देश कभी नहीं भूलेगा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए नई पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराना जरूरी है। जब हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी लोकतंत्र की हत्या को पढ़ेंगे, आने वाले दिन में कोई शासक लोकतंत्र की हत्या करने का सोच भी नहीं सकेगा। इसीलिए लोकतंत्र हत्या का ये पुस्तक बहुत ही सराहनीय है।
वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज देश और बिहार विकास की नई तस्वीर देख रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को व्यवस्थित और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि भविष्य में लोकतंत्र के सामने कभी ऐसा संकट दोबारा खड़ा ना हो। विकास की कल्पना को आगे बढ़ाया गया और क्योंकि लोकतंत्र को व्यवस्थित किया गया, लोकतंत्र की चिंता किया गया, लोकतंत्र में काला ध्यान नहीं बन सके इसकी चिंता किया गया। आपने देखा हो हमारे यहां भी कोई लगातार कोई भी समस्या यदि सामने आता है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर इसको आगे बढ़ाती है। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने और सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के साथ ही उस संविधान को ही पूरी तरह से बदल डालने की कोशिश की थी जो भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा किया गया संविधान संशोधन भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन है। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जिसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपातकाल और इसको लागू करने को लेकर भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल की चर्चा की गई है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। आपातकाल में संविधान में शामिल आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल लागू करने के बाद संविधान में ऐसे संशोधनों का दौर शुरू हो गया जिन्होंने भारतीय गणतंत्र की आत्मा को ही बदल कर रख दिया। आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए। जुलाई 1975 में 38वें संविधान संशोधन के जरिए न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। 2 महीने बाद ही किए गए 39वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संशोधन के जरिए एक प्रकार से पूरे संविधान का पुनरीक्षण किया गया और संविधान में बहुत से मूलभूत बदलाव कर दिए गए। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना। इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बौना कर दिया था। विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थीं। अब केंद्र सरकार को यह भी शक्ति थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी। साथ ही राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया। 42वें संशोधन के जरिए ये प्रावधान किया गया कि संसद से किए गए संविधान संशोधनों को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की गई। हालांकि इससे पहले ही 43वें संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके अधिकार वापस दिलाए गए। इसके बाद संविधान का 44वां संशोधन हुआ। ये संशोधन 42वें संविधान संशोधन से जो क्षति संविधान की हुई थी उसे ठीक करने की कोशिश थी। 44वें संशोधन से 42वें संशोधन के जरिए संविधान में किए गए बदलावों को रद्द करते हुए संविधान को फिर से अपने मूल रूप में लाया गया। हालांकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संशोधन ने संविधान में कई ऐसे बदलाव किए जिससे 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। पहले अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति जैसी परिस्थितियों का होना जरूरी था।
लेकिन 44वें संशोधन में अनुच्छेद 352 में से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है। 42वें संशोधन के जरिए आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन से ये बंधन हटा लिया गया। अब आपातकाल लगाने के सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करेंगे, जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसके लिए मंजूरी लेना जरूरी बनाया गया। इसे लागू रखने के लिए हर 6 महीने के बाद संसद से मंजूरी आवश्यक होगी। लोकसभा के कार्यकाल को दोबारा 5 साल कर दिया गया। 38वां संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 123 में खंड 4 जोड़कर अध्यादेश के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को रोक दिया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन के जरिए इस बदलाव को उलट दिया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी अनुच्छेद 368 में भी बदलाव कर चुकी थीं, ताकि संविधान में किए गए बदलाव की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना 53 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया था। ये एक प्रकार से संविधान का पुनरीक्षण था। हालांकि बाद में सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जो बिगड़ा हुआ था उसे सुधारने की भरपूर कोशिश की। और आपातकाल के काले अध्याय की 51वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द्वारका के CCRT में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उन मूल्यों को याद किया गया जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती कलाग्राम और कला गुरुकुल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि आपातकाल का दौर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रहार था। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय सहित कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। लोकतंत्र अमर रहे इस शीर्षक के साथ में जब ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, उस कार्यक्रम में छोटे छोटे स्कूल के बच्चों से लेकर के देश के स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग करने वाले ऐसे महामना जिनका दर्शन करना भी अपने आप में एक सौभाग्य का विषय, एक प्रेरणा का विषय, ऐसे लगभग 4 पीढ़ी के लोग एक साथ एकत्रित आना और एक साथ एक विषय पर संवाद करना, साथ बैठना, बातचीत करना, विचार करना, प्रेरणा प्राप्त करना और संकल्प लेना, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही अद्भुत क्षण भी था, अद्भुत दृश्य भी था और एक अद्भुत अवसर भी था। और अब कुछ और बड़ी खबरें। पश्चिम एशिया संकट के बाद LPG आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड LPG की आपूर्ति पर लगाए गए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं और आपूर्ति को संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है। इसके साथ ही संकट के दौरान पूरी तरह निलंबित की गई बल्क LPG आपूर्ति भी आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है। अब औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को संकट पूर्व खपत के 50% तक बल्क LPG उपलब्ध कराई जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार घरेलू LPG उत्पादन और आयातित कार्गो की उपलब्धता में सुधार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी और स्वच्छ ईंधन के रूप में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG के विस्तार की दिशा में प्रयास भी जारी रहेंगे। और बात भारत के लिए एक और अच्छी खबर की। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के प्रति दुनिया भर के दिग्गज कंपनियों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में हुई कई बड़ी निवेश घोषणाएं इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि ग्लोबल बोर्डरूम्स अब भारत को भविष्य के सबसे बड़े ग्रोथ इंजन के रूप में देख रहे हैं। दरअसल इस निवेश लहर की शुरुआत इस साल 18 फरवरी को गूगल के $15 बिलियन के AI इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के साथ हुई।
इसके बाद 9 मार्च को एबीबी ने अपने विनिर्माण और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विस्तार के लिए $75 मिलियन के निवेश की घोषणा की। निवेश की यह गति 5 जून को तब और बढ़ गई जब एयर ट्रंक ने 2030 तक 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने के लिए $30 बिलियन के भारी भरकम निवेश की घोषणा की। निवेश के इस माहौल में 17 जून का दिन भी काफी खास रहा जब सीपी इन्वेस्टमेंट्स ने CTRLS डेटा सेंटर्स में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश कर भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ी रफ्तार दी। वहीं 18 जून को सेंट गोबेन ने भी भारत को अपने सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बताते हुए अगले 5 वर्षों के लिए €1 बिलियन के निवेश का निर्णय लिया है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अमेजन के CEO ने भारत में $48 अरब निवेश का ऐलान किया है। यह निवेश न केवल AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति कंपनी का भरोसा जताता है, बल्कि भारत के प्रति वैश्विक निवेशकों के बढ़ते रुझान को भी स्पष्ट करता है। इससे साफ है कि वैश्विक CEO भारत को दीर्घकालिक विकास के सबसे आकर्षक केंद्र के रूप में देख रहे हैं और यहां अपनी जगह बनाने के लिए वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अमेजन के $48 अरब के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, यह निवेश देश के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, NDJC के साथ बेहद सार्थक मुलाकात हुई। मैं भारत में अमेजन के रिकॉर्ड $48 अरब के निवेश का स्वागत करता हूं। यह निवेश हमारे युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करेगा। साथ ही यह भारत में निवेश करने के प्रति दुनिया भर में बढ़ती रुचि और विश्वास को भी दर्शाता है। इससे पहले अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी NDJC ने आज नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। NDJC ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए भारत के बढ़ते वैश्विक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अमेजन विकसित और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित है और भारत की विकास यात्रा में दीर्घकालिक भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। NDJC ने वर्ष 2026 से 2030 के बीच भारत में $48 अरब निवेश की अमेजन की योजना की जानकारी दी। इसमें वर्ष 2030 तक देश में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए $13 अरब का निवेश भी शामिल है। कंपनी ने 2030 तक 38 लाख से भी अधिक रोजगारों को सहयोग देने, 1.5 करोड़ छोटे कारोबारियों तक AI के लाभ पहुंचाने और 40 लाख सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को AI आधारित अवसरों से जोड़ने का भी संकल्प जताया। Prime Minister's vision over the last 12 years is just remarkable, and you can see it in the development of the country and how important the country is in almost every aspect around the world. And when I have the good fortune to spend time with him, he has so many ideas for how to continue to make the country better on every dimension that it's very noteworthy, it's very remarkable, and it's impressive. We've invested $40 billion in India since the year 2010. And then at the end of last year, we announced that we were going to invest another $35 billion in India between 2026 and 2030. And we just announced today that we're going to increase that amount from $35 billion to an incremental $48 billion of investment between 2026 and 2030. अगली खबर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को भारत का अब तक का सबसे व्यापक व्यापार समझौता बताया है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के उद्योग यदि इस समझौते का पूरा लाभ उठाएं तो आर्थिक साझेदारी की संभावनाएं असीमित हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते अब व्यापार से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों तक पहुंच चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते लगातार नए आयाम हासिल कर रहे हैं। Passing this partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, whether it's on investments, whether it's on defense and critical minerals. So we are growing our partnership with several dimensions. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह मुक्त व्यापार समझौता भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए और अधिक सक्षम बनाएगा।
जहां प्रतिस्पर्धा होगी वहां भारतीय उद्योग ब्रिटिश कंपनियों का मुकाबला करेंगे और जहां सहयोग की संभावना होगी वहां दोनों देश वैश्विक वैल्यू चेन में मिलकर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे को मजबूती देंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका निभाएंगी। The United Kingdom Free Trade Agreement is helping our industry also evolve, go up the ladder, compete with businesses in the United Kingdom wherever we compete with them, complement businesses in the United Kingdom where we can work together in global value chains, supporting each other's economy, and together becoming a force multiplier to support the global economy. आगे की खबरों में भारतीय आमों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। आंध्र प्रदेश से 4.3 टन बंगनपल्ली आमों की खेप समुद्री मार्ग से सिंगापुर सफलतापूर्वक पहुंची। ये पहल ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के सहयोग से विकसित वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के तहत की गई। समुद्री मार्ग से आम भेजने की लागत हवाई परिवहन की तुलना में काफी कम है। 16 दिनों की यात्रा के बाद आम बेहतरीन गुणवत्ता और मिठास के साथ सिंगापुर पहुंचे। इस सफलता से सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग और UAE जैसे बाजारों में भारतीय आमों के निर्यात को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद मिलेगी। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बड़ी मजबूती मिली है। DRDO ने स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्र के लिए अंतिम परिचालन मंजूरी यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस प्रमाण पत्र भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। वर्ष 2017 में प्रारंभिक परिचालन मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रणाली पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गई है। DRDO, भारतीय वायुसेना और उद्योग जगत के सहयोग से विकसित नेत्र हवाई निगरानी, युद्ध क्षेत्र में स्थिति की सटीक जानकारी और बैटल मैनेजमेंट क्षमताओं को मजबूत करेगा। बेंगलुरु में आयोजित समारोह में वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट स्ट्राइक के दौरान इस प्रणाली की विश्वसनीयता और उपयोगिता साबित हुई है। उन्होंने स्वदेशी तकनीकों को बदलते युद्ध परिदृश्य के अनुरूप ढालने की क्षमता को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर यह प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण है क्यों। दरअसल नेत्र एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEWNC सिस्टम है। यह विमान में लगा अत्याधुनिक रेडार और सेंसर सिस्टम है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और अन्य हवाई गतिविधियों का पता लगा सकता है। यह प्रणाली वायुसेना को दुश्मन की किसी भी हवाई गतिविधि की अग्रिम चेतावनी देती है, जिससे लड़ाकू विमानों और वायु रक्षा प्रणालियों को समय पर सक्रिय किया जा सकता है। और नेत्र केवल निगरानी ही नहीं करता, बल्कि हवा में मौजूद लड़ाकू विमानों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों और जमीनी ठिकानों के बीच समन्वय स्थापित कर वास्तविक समय में युद्ध संचालन का प्रबंधन भी करता है। इसीलिए इसे आसमान में उड़ता कमांड पोस्ट भी कहा जाता है। और वायुसेना के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट स्ट्राइक के दौरान इस प्रणाली की विश्वसनीयता और परिचालन क्षमता प्रभावी साबित हुई है। पहले भारत को ऐसी प्रणालियों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था। नेत्र के पूरी तरह परिचालन में आने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता मजबूत होगी और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें बदलाव भी आसानी से किए जा सकेंगे। आगे की खबरों में नई दिल्ली में नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से PM मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात पर खुशी जताई। PM मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर अपने संदेश में लिखा कि नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर खुशी हुई, जो UN महासचिव की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए स्पेशल एडवोकेट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लंबे समय से वैश्विक स्तर पर आवाज उठा रही हैं। हमने इस बात पर चर्चा की कि कैसे भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आई क्रांति वित्तीय सेवाओं को ज्यादा सुलभ और किफायती बना रही है, साथ ही ईज ऑफ लिविंग को बेहतर कर रही है और बड़े पैमाने पर लोगों को सशक्त बना रही है। भारत दुनिया भर के सहयोगी देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून 2026 तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री इस दौरान सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। वो सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने के साथ भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। भारत ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी सेशल्स भारत की महासागर दृष्टि और ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने तथा द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है। बीजेपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल कर नई टीम का ऐलान कर दिया है। सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और बूथ स्तर तक मजबूती के दावे के साथ पार्टी ने चुनावी तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। आखिर इस नई टीम का सियासी संदेश क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नई टीम का ऐलान किया है। संगठन में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री, 19 प्रदेश मंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कई नए चेहरों को मौका मिला है, जबकि अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नई टीम में सुरेश राणा, प्रियंका रावत, पूजा पाल, राजेश यादव, कृतिका अग्रवाल और नीरज सिंह समेत कई नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अभिजात मिश्रा, गीता शाक्य, राम प्रताप सिंह चौहान और उपेंद्र रावत को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। संगठन में पिछड़े, दलित, महिला, युवा और अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देकर बीजेपी ने सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए नीरज सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। संगठन को मजबूत करना, हर एक इकाई ज्यादा सुदृढ़ तरीके से काम करे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता करेंगे। बीजेपी का दावा है कि नई टीम का मकसद हर बूथ तक संगठन को मजबूत करना और 2027 के चुनाव की तैयारी को तेज करना है। पार्टी का कहना है कि उसका एजेंडा सबका साथ, सबका विकास है, जबकि विपक्ष की पीडीए रणनीति को बीजेपी जातीय राजनीति करार दे रही है। भाजपा ने आपातकाल की बरसी को भी काला दिवस के रूप में मनाकर कांग्रेस और सपा पर राजनीतिक हमला तेज किया। जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं? उनका आचरण देखो ना। वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बदलाव को चुनावी कवायद बताया, जबकि बीजेपी का कहना है कि वह 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब संगठन को नए सिरे से मजबूत कर 2027 की रणनीति पर पूरी तरह फोकस कर रही है। हड़बड़ाहट है सत्ता के गलियारों में, क्योंकि जब ग्राउंड में रिपोर्ट जा रही है तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए अफरा तफरी में नए नए कैबिनेट पद दिए जा रहे हैं, नई नई कार्यकारिणी घोषित की जा रही है, नए नए पदों को पे नामित किया जा रहा है। आने वाले समय में जिस प्रकार से जो हमारे सामने चुनावी चतुर्दश है, उसमें सभी लोग लग करके भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाएंगे। जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी मिलकर के बखूबी निभाएंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता संगठन से होकर गुजरता है और बीजेपी ने यही संदेश देने की कोशिश की है। नई टीम में सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और बूथ मैनेजमेंट तीनों पर जोर दिखाई देता है।
अब असली परीक्षा होगी कि क्या यह नई टीम संगठनात्मक बदलाव को चुनावी जीत में बदल पाती है, क्योंकि 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज की एक और बड़ी खबर, अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे और दान राशि में कथित वित्तीय अनियमितता तथा गबन के मामले ने अब गंभीर कानूनी रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। यह मुकदमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में कुल 8 लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 306, 316 5, 317 4 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव समेत अन्य लोग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने और उसका प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्यामधर सिंह और एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा ज्योति रानी सिंह इसकी सदस्य होंगे। यह समिति विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर वर्तमान कानूनी व्यवस्था का अध्ययन करेगी। साथ ही नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों से सुझाव लेकर यूसीसी का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी। समिति अन्य राज्यों में लागू इन व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी। खबर मध्य प्रदेश है, जहां उज्जैन जिले के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान किए गए खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। वायरल वीडियो में एक कार को लगभग 40 फीट ऊंचाई पर क्रेन से लटकाया गया दिखाई दे रहा है। कार के भीतर पटाखे रखकर उनमें आग लगाई गई, जिसके बाद कार के अंदर धमाके जैसा दृश्य देखने को मिला। घटना के समय कार के नीचे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका पैदा हो गई थी। प्रशासन का कहना है कि जुलूस की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस तरह के स्टंट या पटाखों के इस्तेमाल की कोई अनुमति नहीं थी। पुलिस ने आयोजनकर्ता शोएब खान, कार पर झंडा लगाने वाले जाहिद खान और तालीम तथा क्रेन मालिक गोपाल माली को आरोपी बनाया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। केई पान्योर जिले के निपको कॉलोनी याजाली में बुधवार सुबह हुई इस घटना में अब तक एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तेज बहाव और मलबे के कारण राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। राहत कार्य में भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। प्रतिकूल मौसम और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय वायुसेना ने पिटापुल क्षेत्र में राहत अभियान के तहत एक हेलीकॉप्टर तैनात किया, जिसके जरिए 350 किलोग्राम राहत सामग्री, एक बचाव नौका और एनडीआरएफ के जवानों को प्रभावित इलाके तक पहुंचाया गया। अब तक 40 से अधिक घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि कई वाहन बह गए हैं। अचानक आई इस आपदा से इलाके में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और राहत कार्य तेजी से जारी है। भावाईयार पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसे बंगाली और राजवंशी लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर माना जाता है। इसी विषय पर
आज उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पुस्तक संस्कृति रत्न भांडार भावाइयार इतिहास का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पुस्तक संस्कृति रत्न भांडार भावाइयार इतिहास पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग के लोक संगीत और उसकी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है, जो निश्चित तौर पर राजवंशी समाज की गौरवशाली परंपरा को बताती है। यह पुस्तक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को महान बनाते हैं। समारोह में राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला, लोकसभा सांसद जयंत कुमार रॉय और निखिल चंद्र रॉय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। The importance of this book is very simple, that we never want any of our folk song, any of our literature, any of our way of living should go unnoticed. All has to be texted so that the future generation of this country knows everything. The very significance of this work lies in its ability to bring forth an understanding of the cultural history of North Bengal and the Kochraj Vansi community. I am pleased to know that the central theme of the book is that music does not emerge in isolation. अगली खबर 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 के लिए केंद्रीय विद्यालयों का पुरस्कार वितरण समारोह संसद भवन परिसर स्थित संसद पुस्तकालय भवन के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अपनी युवा संसद की प्रस्तुति को दोबारा उन्होंने मंचित किया। युवा संसद का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन, विभिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता, लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रभावी अभिव्यक्ति, नेतृत्व क्षमता तथा वाद विवाद कौशल का विकास करना है। इसके माध्यम से छात्रों को संसद की कार्यप्रणाली और संसदीय प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी जाती है। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने समारोह की अध्यक्षता की और प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरस्कार विजेता छात्रों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित किया। ये टेक्नोलॉजी रुकेगी नहीं, आपके जीवन में आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगा, 3D प्रिंटिंग भी आएगा, रोबोटिक्स भी आएगा, IoT भी आएगा। ये रुकने वाला नहीं है जी। माना कि चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें इस चुनौती को अवसर में बदलना है। केंद्र सरकार ने 1993 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी महेश दीक्षित को खुफिया ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। IPS अधिकारी महेश दीक्षित वर्तमान में IB में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वो हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी तपन कुमार डेका का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो सकती है। राज्य सरकार ने ममता बनर्जी के शासनकाल में सभी विभागों के भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने का संकेत दिया है। गुरुवार को बजट पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने कहा कि क्या हम पहले जो हुआ उसे भूल जाएं? इसी कारण हमने विचार किया है कि आने वाले दिनों में सभी विभागों पर श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर प्रकाशित किया जाएगा। वित्त विभाग बताएगा कि किस तरह की अव्यवस्था के कारण 8,15,891 करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ पड़ा। कुछ विभाग बताएंगे कि परियोजनाएं क्यों ठप पड़ी थीं। कुछ विभाग बताएंगे कि नियुक्तियों में इतना भ्रष्टाचार क्यों हुआ। और सभी विभागों की कार्यप्रणाली से संबंधित वो कैग यानी CAG रिपोर्टें जिन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था, उन्हें भी प्रकाशित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल से ही एक और खबर। बुधवार को कोलकाता के तारातला बिल्डिंग हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश पांडे की अध्यक्षता वाली इस समिति में पुलिस, प्रशासन और नगर निगम के आला अधिकारियों के साथ साथ IIT खड़गपुर के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। सरकार ने समिति को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच सिर्फ घटना के कारणों तक सीमित न रहे, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए एक ठोस थर्ड पार्टी ऑडिट तंत्र भी तैयार किया जाए। समिति को अपनी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर ही सरकार को सौंपनी होगी।
अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों में वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने व्यापक तबाही मचाई। उत्तरी वेनेजुएला में 1 मिनट से भी कम समय के अंतराल पर आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों में अब तक 188 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 1,500 से भी अधिक लोग घायल हैं। राजधानी काराकास, तटीय राज्य ला गुएरा और काराबोबो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। अनेक बहुमंजिला इमारतें ढह गई हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। बचाव दल मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए भारी मशीनों के साथ काम कर रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर परिजन अपने हाथों और साधारण औजारों से मलबा हटाकर अपनों की तलाश में जुटे हैं। विपक्ष ने दावा किया है कि 24,000 से भी अधिक लोग अब भी लापता हैं, जिससे मृतकों की संख्या में और वृद्धि की आशंका बनी हुई है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने ला गुएरा को आपदा क्षेत्र बताते हुए कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जीवित लोगों को सुरक्षित निकालना और प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना है। भूकंप से काराकास के निकट स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जबकि कई इलाकों में बिजली, पानी और संचार सेवाएं बाधित हैं। लगातार आ रहे झटकों के कारण हजारों लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति को गंभीर मानते हुए बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय राहत अभियान शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता होगी। अमेरिका, भारत, ब्राजील, चीन, मैक्सिको, चिली, पोर्चुगल और कई यूरोपीय देशों ने बचाव दल, राहत सामग्री और तकनीकी सहायता भेजने की घोषणा की है। भूवैज्ञानिकों ने बताया है कि वेनेजुएला कैरेबियन और दक्षिणी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित है, जिसे यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। यहाँ वर्ष 1812 में आए विनाशकारी भूकंप में भी लगभग 30,000 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 1900 के बाद इसे वेनेजुएला का सबसे शक्तिशाली भूकंप अब माना जा रहा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस ने चेतावनी दी है कि यदि मलबे में बड़ी संख्या में लोग फंसे मिले तो मृतकों का आंकड़ा हजारों तक भी पहुंच सकता है। और जाने माने भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने वेनेजुएला में आए इस भूकंप के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए समुद्र तट पर रेत से एक भावुक कलाकृति बनाई। इस कलाकृति में शांति का संदेश और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। कला के माध्यम से उन्होंने मानवता, एकजुटता और दुख की इस घड़ी में वैश्विक समर्थन का संदेश दिया। आगे की खबरों में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत का टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि 28 जून 2026 से बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत 5 वीजा सेंटरों से टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन फिर से शुरू हो जाएंगे और आगे धीरे धीरे ऑपरेशन को दूसरे शहरों में भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल वीजा के लिए अर्जेंट और मानवीय आधार पर पहले से ही मेडिकल वीजा जारी किए जा रहे हैं और आगे भी जारी होते रहेंगे। दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र सौंपने के बाद वीजा कामकाज का जायजा लेने के लिए जमुना फ्यूचर पार्क स्थित इंडियन वीजा सेंटर का दौरा भी किया। भारतीय उच्चायुक्त के मुताबिक इससे दोनों देशों के बीच लोगों का आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा। Very happy to announce that we are resuming our normal visa applications for tourist visas, which can be submitted from 28th of June 2026. We will continue to facilitate medical visas in urgent cases on humanitarian consideration and grounds. Visa application continues to be issued through the 5 visa center. Equally, it is from 5. We will further scale up our operation on other cities gradually. We hope that this will further strengthen the people-to-people ties between our two sovereign nations. तो पटरी पर वापस लौटता भारत और बांग्लादेश का संबंध। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।